तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 25 अक्टूबर 2023 की, साथ ही में दिन है बुधवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, पीएम किसान योजना में अब मिलेंगे 10,000 रूपए, इस तरह की जानकारी आ रही है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों को सीधे आर्थिक मदद देने के लिए महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को दिसंबर 2018 में शुरू किया गया था। इस योजना से जुड़े किसानों को 2-2 हजार रूपए सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं, यानी कि हर साल 6,000 रूपए 3 किस्तों में 2-2 हजार रूपए करके। अब इतनी बात तो आप भी जानते होंगे, लेकिन फिलहाल ताज़ा जानकारी के मुताबिक ऐसी चर्चा चल रही है कि केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को 6,000 रूपए से बढ़ाकर 10,000 रूपए किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 4 महीने पर किसानों को 2,000 रूपए के बजाय 3,000 रूपए से ज्यादा की रकम मिलेगी। हालांकि आपको बता दें, इस रिपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा कोई संकेत या आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, पर अगर ये आने वाले दिनों में सही में सच हो जाता है तो फिर देश के गरीब किसानों को बड़ा फायदा पहुंचेगा। देखिए अगली खबर, 2,000 रूपए का नोट हो गया है बंद, अब लौटने वाली है 1,000 रूपए की करेंसी। इस पर खुद आरबीआई का बयान आया है कि 1,000 रूपए के नोटों को लेकर क्या होगा। जी हाँ, 8 नवंबर 2016 का दिन तो आपको याद ही होगा, जब रात 8 बजे 500 और 1,000 रूपए के नोटों को बंद करने का ऐलान होते ही देश भर में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए थे। करीब 7 साल बाद रिजर्व बैंक ने, शायद आप जानते होंगे, अभी हाल ही में ऐसा ही ऐलान किया और 2,000 रूपए के नोटों को बंद करने की घोषणा कर दी। अब इसी बीच ये सुनने में आ रहा है कि 1,000 रूपए के नोट दोबारा वापस आ रहे हैं। इस तरह की कई जानकारियां शेयर हो रही है। इन्हीं सब जानकारियों के बीच आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपना बयान सामने आया है। आरबीआई ने इस मामले में दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि 1,000 रूपए के नोटों को दोबारा लाने का कोई प्लान नहीं है और न ही इसे लेकर भविष्य के लिए कोई योजना बनाई गई है। आसान शब्दों में कहें तो आरबीआई के मुताबिक आने वाले कई सालों तक या कह लें आने वाले भविष्य में दूर दूर तक 1,000 रूपए के नोट लाने का कोई प्लान नहीं है। तो ऐसी खबरों पर भरोसा न करें जिनका कोई सोर्स नहीं होता। देखिए अगली खबर, इजराइल ने सीरिया के मिलिट्री बेस पे किया हमला। अब इसी बीच यूएन चीफ ने सीज फायर की मांग की है, यानी कि युद्ध को रोकने के लिए कहा है। साथ ही में ये भी कहा है कि हमास की सजा हम सभी फिलिस्तीनियों को नहीं दे सकते। जी हाँ, इजराइल और हमास के बीच जंग का आज 19वां दिन है। इजरायली सेना ने अभी हाल ही में बीते मंगलवार रात को सीरिया के मिलिट्री बेस पे हमले किए। इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ ने बताया कि सीरिया की तरफ से गोलन हाइट्स में इजरायली समुदाय पर रॉकेट्स दागे गए थे, जिसके बाद उन्होंने ये कार्रवाई की है। वहीं एक बड़ी जानकारी के मुताबिक यूएन ने इजराइल हमास जंग में सीज फायर की मांग की है, यानी कि जंग को रोकने के लिए कहा है कुछ समय के लिए। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि फिलिस्तीनी इस जंग में जो सह रहे हैं उसके बावजूद भी हमास के हमलों को सही नहीं ठहराया जा सकता। फिर आगे यूएन चीफ ने कहा कि ठीक इसी तरह हमास के हमलों की सजा सभी फिलिस्तीनियों को मिलनी भी सही नहीं है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, यूएन के चीफ ने एक बात ऐसी कही है जिससे बवाल हो गया है। असल में यूएन के चीफ ने ये कह दिया है कि इजराइल पे जो हमला किया गया वो बिना कारण नहीं था, यानी कि इसका कारण था। अब इसी पे इजराइल नाराज हो गया है कि आप ऐसा कहकर आतंकियों ने जो किया है उसको सही ठहरा रहे हैं। इसी की वजह से उनके इस्तीफे की मांग की गई है। अभी हम आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे आगे चल के। वहीं एक और बड़ी खबर के मुताबिक अल जजीरा के मुताबिक इजराइल ने बीते मंगलवार को फलस्तीन के गाजा के खान यूनुस में रेड क्रिसेंट के हेडक्वार्टर और अल अमल अस्पताल पर एयर स्ट्राइक की, यानी कि हवाई हमले किए। यहाँ करीब 4,000 फिलिस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। हालांकि इस हमले में कितने लोगों की जान गई है फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं एक बड़े संकट को लेकर ये खबर आ रही है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने कहा है कि फ्यूल की कमी के चलते गाजा के 6 हॉस्पिटल बंद करने पड़े हैं। इनमें 1,000 लोग डायलिसिस पर हैं, यानी कि जिन लोगों की दोनों किडनी खराब हो गई है। साथ ही बताया गया इन 6 अस्पतालों में 130 बच्चे भी हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो आईसीयू में मौजूद दूसरे अस्पतालों के मरीजों की जान जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूल खत्म हो गया है। जो भी मशीनें वगैरह हैं वो चलना बंद हो गई हैं। वहीं गाजा पट्टी को लेकर ये जानकारी आ रही है कि अब तक राहत सामग्री के यानी कि खाने पीने के और दवा वगैरह के कुल 54 ट्रक वहाँ पहुँच चुके हैं। हालांकि परेशानी की बात यह है कि इनमें से किसी में भी फ्यूल नहीं था। इनमें दवाइयाँ, फूड आइटम, साथ ही में पानी वगैरह है, क्योंकि इजराइल ने फ्यूल जाने से मना कर दिया है। इजराइल ने बताया है कि उसे लगता है कि फ्यूल का फायदा हमास उठा सकते हैं। वहीं दोस्तों इस युद्ध को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के हवाले से बताया है कि बीते सोमवार और मंगलवार के बीच गाजा में 47 हवाई हमले हुए। इनमें 704 लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें, यह आंकड़ा जंग शुरू होने के बाद से एक दिन में मारे गए लोगों के हिसाब से सबसे बड़ा है, यानी कि केवल 2 दिन के अंदर इतने लोगों की जान अभी तक नहीं गई थी। वहीं जानकारी के मुताबिक इसी बीच इजराइल की आर्मी ने बीते मंगलवार को गाजा में कुछ पर्चे गिराए, यानी कि कुछ कागज के टुकड़े। इन पे लिखा हुआ था कि हमास द्वारा बंधक बनाए लोगों का सुराग देने वालों को इनाम दिया जाएगा, यानी कि जो भी लोग हमास के बारे में बताएंगे कि उन लोगों ने इजराइल के लोगों को कहां पे छिपा के रखा हुआ है बंधक बनाकर, तो उनको इनाम दिया जाएगा। वहीं दोस्तों अगर आप हमारे रोजाना के मुख्य समाचार देखते होंगे तो शायद आपको पता होगा कि अभी हाल ही में हमास की ओर से 2 बूढ़ी महिलाओं को रिहा किया गया जो कि उनके पास बंधक थे। अब उसी में से एक महिला ने इस बात की जानकारी दी है कि हमास के लोगों ने उसके साथ क्या किया। 85 साल की योचोवेड लिफ्शिट्ज ने बताया है कि जिस दिन उन्हें अगवा किया गया था उस दिन हमास के लड़ाकों ने उन्हें
उन्हें डंडे या छड़ी वगैरह से पीटा था। वो आगे कहती हैं कि आतंकियों ने यानी कि हमास के लड़ाकों ने उनकी घड़ी और सारी ज्वेलरी ले ली, फिर खेतों से होते हुए एक सुरंग में ले गए। आतंकियों यानी कि हमास के लड़ाकों ने उन्हें कहा कि वो कुरान में विश्वास करते हैं, इसीलिए वो उन्हें मारेंगे नहीं। फिर वो आगे कहती हैं कि पीटने वगैरह के बाद उनका इलाज कराने के लिए डॉक्टर को भी बुलाया गया। वहीं एक और 80 साल की महिला बताती हैं कि अगवा होने की वजह से और पिटाई की वजह से जैसे उनकी पसली की हड्डी टूट ही जाती, लेकिन वो टूटने से बच गई। पिटाई वगैरह होने के कारण, ये पूरा बवाल होने के कारण और बहुत ज्यादा उम्र होने के कारण इन दोनों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। इस मामले में हमास ने भी बयान जारी करके बताया है कि उसने मानवीय कारणों की वजह से महिलाओं को रिहा किया है, यानी कि इन दोनों को इलाज की सख्त जरूरत थी। हालांकि इसके बावजूद भी दोनों महिलाओं में से एक महिला कहती हैं कि पहले तो आतंकियों का रवैया बुरा था, लेकिन बाद में सही हो गया। उन लोगों ने हमें वही खाने के लिए दिया जो वो खुद खा रहे थे। वहीं आपको बता दें, इजराइल जल्द से जल्द गाजा में जमीनी ऑपरेशन शुरू करना चाहता है। हालांकि अमेरिका ने इसमें अड़ंगा लगा दिया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने इजरायली अधिकारियों से कई मुलाकात की है। इसके बाद ये कहा है कि इजराइल अभी गाजा में जमीनी ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल सोमवार को ही गाजा में घुसकर जमीनी ऑपरेशन शुरू करने वाला था। हालांकि इसकी परमिशन अभी नहीं मिली है और इसे ठीक नहीं माना गया है अमेरिका द्वारा। देखिए अगली खबर, ओवैसी ने फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए, बोले पीएम मोदी रुकवाएं इजराइल हमास का युद्ध। G20 अध्यक्षता के चलते पीएम की ये जिम्मेदारी है। जी हां, इजराइल हमास युद्ध के बीच भारत में कई लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। समर्थन करने वालों में मीम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। ओवैसी ने कहा, इजराइल गाजा में जो कर रहा है वो नरसंहार है। पीएम मोदी को युद्ध रुकवाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। G20 के प्रमुख के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री की ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो इस जंग को रुकवाएं, वहाँ एक ह्यूमन कॉरिडोर खुलवाएं ताकि फिलिस्तीनियों को राहत मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, भारत इस मामले को लेकर अपना रुख पहले ही साफ कर चुका है। देखें इससे जुड़ी बड़ी खबर कि भारत ने फिलिस्तीनियों को लेकर अभी हाल ही में क्या क्या बात कही है संयुक्त राष्ट्र में कि हम फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता भेजना जारी रखेंगे। जी हां, संयुक्त राष्ट्र में भारत के उपस्थायी प्रतिनिधि यानी कि DPR राजदूत R रविंदर ने बुधवार को इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच गाजा पट्टी में नागरिकों की मानवीय सहायता भेजने के लिए भारत ने जो कोशिश की है उसका ध्यान दिलाया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि गाजा में 38 टन भोजन और महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण भेजे गए हैं, जैसे कि दवा वगैरह, पानी वगैरह या इलाज के लिए जो चीजें काम आती हैं वो सभी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने आगे कहा कि हम सभी पार्टियों से ये आग्रह करते हैं कि वो शांति के लिए आवश्यक स्थितियां बनाने और सीधी बातचीत को फिर से शुरू करने की दिशा में काम करें ताकि ये जंग रुक जाए और बातचीत से मामले को सुलझाया जाए। वहीं राजदूत रविंदर ने कहा, पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि हमले में शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, यानी कि जो लोग केवल हमले में शामिल थे। फिर उन्होंने कहा कि जारी संघर्ष में नागरिकों की हताहत होना गंभीर और काफी ज्यादा चिंता की बात है। सभी पक्षों को नागरिकों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की रक्षा करनी चाहिए। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आज ही बुधवार को इंडिया की ओर से फिर से ये बात साफ की गई है कि इस पूरे जंग के मामले में उसका रुख क्या है। भारत सरकार का या पीएम मोदी का ये कहना है कि जो आतंकी हमला इजराइल पे किया गया हम उसकी मजम्मत करते हैं, उसको गलत ठहराते हैं, लेकिन जो लोग उसके जिम्मेदार हैं केवल उनको ही जिम्मेदार मानना चाहिए, यानी कि जो आम जनता है फलस्तीन की, उनका कोई कसूर नहीं है। तो सभी पक्षों को, चाहे वो इजराइल है या फलस्तीन है या कोई भी है, तो उनको आम जनता का, खास करके महिलाओं और बच्चों का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी सुरक्षा कैसे हो पाए। अब दोस्तों अगली खबर में वो जानकारी देखें जिसको लेकर बवाल हो गया है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, यूएन के चीफ ने अभी हाल ही में कहा कि हमास ने बिना कारण हमला नहीं किया है, यानी कि यह हमला अकारण नहीं हुआ है। तो जैसे ही उन्होंने ये बात कही उसके बाद इजराइल का बयान आया। इजराइल की ओर से कहा गया है कि आप ये कहना चाहते हैं हमले के कारण होने का मतलब ये है कि आप आम जनता को मारो, तो आप एक तरह से आतंकवाद को समर्थन कर रहे हो। इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दान ने आगे कहा कि महासचिव महोदय, आप सारी नैतिकता और निष्पक्षता को खो चुके हैं जब आप ये भयानक शब्द कहते हैं कि जघन्य हमला, ये बड़ा हमला अकारण नहीं हुआ है, यानी कि कारण की वजह से हुआ है, तो आप आतंकवाद को सहन कर रहे हैं, यानी कि कोई कारण बोलकर आप कैसा भी हमला कर सकते हैं। आप इस तरह से आतंकवाद को समर्थन कर रहे हैं। फिर इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दान ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि महासचिव को, यानी कि यूएन के चीफ को, संयुक्त राष्ट्र के चीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही में हम उनसे माफी की मांग करते हैं। इस मामले में देखें एक और खास खबर, इजरायली सेना की मुस्लिम मेजर बोली, हमास शैतान जैसा है, धर्म और जंग में कोई रिश्ता नहीं है, इस्लाम बच्चों को मारना नहीं सिखाता। जी हाँ, मेजर नाम है एला, हाइट है करीब 6 फीट, सलीके से बाल कटे हुए, कानों में बालियां और कंधे पर बेरे यानी कि कैप। अंग्रेजी नहीं आती लेकिन हिब्रू फर्राटेदार बोलती हैं। एला इजरायली नागरिक हैं, साथ ही में वो इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि IDF में अफसर हैं और वो मुस्लिम हैं। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इजराइल की आबादी में करीब 74% यहूदी हैं और 20% मुस्लिम हैं, जिनमें महिलाओं के लिए हिजाब जरूरी है। इस माहौल में भी एला 10 साल से इजरायली सेना में है। इजराइल हमास जंग की कवरेज के दौरान दैनिक भास्कर से उन्होंने बातचीत की, यानी कि दैनिक भास्कर ने, जो इंडिया की समाचार संस्था है, उसने खुद बात की है। उनसे पूछा गया माइनॉरिटी से आती हैं
हमास भी इस्लामिक संगठन है, तो उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? यानी कि आप भी मुस्लिम हैं और हमास भी मुस्लिम संगठन है। तो इसके जवाब में इला कहती हैं कि ये धर्म का मामला नहीं है, ये इंसानियत का मामला है। हमास के आतंकियों ने लोगों को काटा है, लोगों के घर में घुसे हैं, पार्टी कर रहे लोगों को जिंदा जलाया है, बच्चों के सामने उनके परिवार को मार दिया है। धर्म और जंग के बीच कोई रिश्ता नहीं है, वो शैतान है। हमास बिल्कुल IS की तरह है। इस्लाम बच्चों और महिलाओं को मारना, उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं सिखाता। उन्होंने लोगों को जानवरों की तरह काटा है। फिर वो आगे कहती हैं जवाब में कि हमास के खिलाफ लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, मेरा युद्ध इजराइल के सभी नागरिकों के लिए और उनके लिए भी है जो गाजा में रहते हैं और हमास की वजह से परेशान हैं, यानी कि उसके हमला करने की वजह से। फिर वो एक और सवाल के जवाब में कहती हैं कि गाजा में सेना की स्ट्राइक चल रही है, यानी कि हवाई हमले। रात में हमास आतंकियों ने हमला किया। हमने नॉर्थ में पड़ने वाले जैतून, सजाया, जबालिया और शाती में एयर स्ट्राइक की, यानी कि हवाई हमले किए। ये इलाके हमास के गढ़ थे। वहीं वो आगे कहती हैं कि हम बार बार गाजा के लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, उन्हें कॉल करके बता रहे हैं कि वो अपनी सुरक्षा के लिए गाजा के साउथ वाले हिस्से की तरफ चले जाएं। हम इजिप्ट और अमेरिका के साथ मिलकर लोगों के लिए मानवीय कोशिश कर रहे हैं ताकि जो लोग जंग की वजह से परेशान हैं उनकी हेल्प हो सके। साथ ही में हम बता रहे हैं कि लोगों को नॉर्थ गाजा की तरफ जाना, यानी कि गाजा का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वहाँ जाना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पे भयंकर बमबारी की जा रही है। वहीं इजरायली मुस्लिम मेजर से, यानी कि एला से जब ये पूछा गया कि आखिर ये जंग कब तक रुकेगा, तो इस पे वो कहती हैं कि सबसे पहले हमें आतंकवाद को खत्म करना है, फिर हम युद्ध को खत्म करने की बात करेंगे। वहीं जानकारी के मुताबिक इसी बीच WHO की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि गाजा में पर्याप्त मदद नहीं है। 23 लाख लोगों के सामने भोजन और इलाज का गंभीर संकट पैदा हो गया है। जी हाँ, मिस्र सीमा पर राफा के रास्ते कई ट्रक राहत सामग्री लेकर गाजा पहुंच रहे हैं, लेकिन दुनिया के सबसे घने आबादी वाले क्षेत्र में भारी जरूरतों के आगे ये बहुत छोटी सी मदद है। आसान शब्दों में कहें तो WHO ने कहा है कि गाजा पट्टी की उतने छोटे से इलाके की जो घनी आबादी है 23 लाख की, तो ऐसे लोगों के लिए 2-4 ट्रक, 10-15 ट्रक या 20 या 100 ट्रक बहुत 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 कम है। दोस्तों, आप खुद ही सोच सकते हैं कि 23 लाख लोगों को जब खाना देना हो, पानी देना हो, दवा देना हो, तो आखिर कितने ट्रकों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि अभी इस समय 54 ट्रक वहाँ पे पहुँच पाए हैं। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है, या उससे भी कम वाली। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान ने ड्रोन हमले किए हैं। इसमें 24 सैनिक घायल हो गए हैं। आसान शब्दों में कहें तो इजराइल हमास जंग की वजह से अमेरिकी सैन्य अड्डों पे हमले किए गए हैं ईरान के ड्रोन द्वारा। अब आने वाले दिनों में ये मामला भी बढ़ सकता है। देखिए अगली खबर, गंभीर चक्रवात में बदला हामून नाम का तूफान। आज बांग्लादेश के तट से टकराने की है आशंका, मछुआरों को दी गई है चेतावनी। जी हाँ, बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात अब वो गंभीर चक्रवात में बदल गया है, यानी कि खतरनाक चक्रवाती तूफान में ये धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ रहा है और बुधवार दोपहर तक इसके बांग्लादेश में खोपूपाड़ा और चट्टगांव के बीच तट से टकराने की आशंका है। उड़ीसा और तमिलनाडु में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि भारत में इसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, हालांकि अभी खतरनाक हो गया है। उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है इसकी वजह से। आइए दोस्तों, अब आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं कि आज 25 अक्टूबर 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा के उत्तरी तट, गंगे, पश्चिम बंगाल और केरल में आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी बिहार में, झारखंड में, आंतरिक उड़ीसा में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में और तटीय आंध्र प्रदेश में आज हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय पर भी आज छिटपुट यानी कि हल्की से भी कम बारिश हो सकती है। देखिए अगली खबर, कश्मीर में दशहरे पर 35 साल बाद निकली शोभा यात्रा, प्रभु राम के जयकारों से गूंज उठी घाटी और ऐसा नजारा कश्मीर में 35 साल के बाद देखने को मिला है। देखिए अगली खबर, सोने की कीमत में दर्ज की गई मामूली बढ़ोतरी। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, सोने के दाम में मामूली सी 50 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 61,650 रुपए हो गया है। वहीं चांदी के दाम में 500 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 74,500 रुपए हो गई है। दिल्ली मेट्रो को लेकर बड़ी खबर आई है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, आज से बदल जाएगा मेट्रो का पूरा रूटीन। जानकारी के मुताबिक दिल्ली मेट्रो ने अपने फेरे बढ़ाने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक अब हर दिन पहले के मुकाबले 40 फेरे ज्यादा लगाए जाएंगे, यानी कि जो मेट्रो ट्रेन की आवाजाही है तो 40 चक्कर ज्यादा लगाए जाएंगे। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है ताकि लोग गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें और प्रदूषण कम हो। इसका एक ये भी मकसद है। देखिए अगली खबर, दिल्ली को अगले 3 सालों में मिल जाएगी पराली से मुक्ति। मोदी सरकार ने तैयार कर लिया है सॉलिड प्लान। जी हाँ, जिस पराली के धुएं से एक बार फिर दिल्ली वासियों की सांसें फूल रही हैं, तो जानकारी के मुताबिक दिल्ली वालों को अगले 3 से 4 सालों में इससे पूरी तरह से निजात मिल सकती है। बात यह है कि इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO गंभीर है, इसकी लगातार निगरानी कर रहा है। तो बताया गया इसकी वजह से आने वाले दिनों में 3 से 4 साल के अंदर जो पोल्यूशन की दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। कुछ ऐसे प्लान बनाए गए हैं। देखिए अगली खबर, दशहरे के तुरंत बाद पेट्रोल डीजल के भाव में आया है बदलाव। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के भाव में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि इसका असर डोमेस्टिक
मार्केट में यानी कि देश के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कोई खास देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि इसके बावजूद भी अभी हाल ही में देश के कई शहरों में पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव आया है। कई जगहों पे पेट्रोल सस्ता हुआ है तो कई जगहों पे महंगा हुआ है। जैसे कि प्रयागराज में पेट्रोल 66 पैसे सस्ता हुआ है और अब इसकी ताजा कीमत 96 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर है। ऐसे ही डीजल 65 पैसे सस्ता हुआ है। अभी आपकी स्क्रीन पर अमृतसर, नोएडा, गुरुग्राम, लखनऊ, पटना वगैरह की जानकारी दी गई है कि कहां पर पेट्रोल या डीजल कितना सस्ता हुआ है और अब ताजा भाव क्या है। देखिए अगली खबर। रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र 2 मूवी पर दिया बड़ा अपडेट। बोले पहले पार्ट से 10 गुना बड़ी होगी फिल्म। गलतियों से सीख लेकर ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 को और बेहतर बनाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।